गुड मॉर्निंग। मैं आज NMR की 6th क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि NMR स्पेक्ट्रा में नंबर ऑफ़ सिग्नल किस प्रकार से निकाले जाते हैं और उस सिग्नल की स्थिति किस प्रकार से होती है, उनको कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्टेड करते हैं। अब यहाँ जो हमने लिया है अभी इस क्लास के अंदर, यानी जो हमारी अब 6th क्लास है, इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं, रासायनिक शिफ्ट कुछ ये हमने कंपाउंड लिए, उनके जो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा है वहाँ उनकी क्या स्थिति होती है, जो TMS के सापेक्ष जो प्रोटॉन की स्थिति होती है इन कंपाउंड के प्रोटॉन की, वो हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है। जैसे हमने कहा साइक्लोप्रोपेन है, ये 0.2 ppm पर देता है, इसकी पीक जो आती है 0.2 ppm पर, क्योंकि TMS को तो हम 0 ppm मानते हैं, उसके सापेक्ष हमने लिया है। साइक्लोप्रोपेन के जो प्रोटॉन है उसकी है सभी की सभी समान होंगे, इक्वलेंट होंगे, एक ही पीक आएगी और 0.2 ppm पर आएगी। यहाँ हमने लिया RCS3 और एक हमने लिया ये मिथाइलिन ग्रुप और एक हमने टर्शियरी प्रोटॉन लिया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 तरह के हो गए। ये मैंने आप अगर यूँ देखें हम तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर, यानी इन 3 में हम बात करें, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट से हमने कहा था शील्डिंग होती है, प्रोटॉन क्या होता है अब फील्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है ये 0.9, 1.3 और 1.5 की ओर जा रहा है, यानी कि डाउन फील्ड की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका कारण मैंने आपको बताया था वंडर वाल डीशील्डिंग। अब इसमें हमने लिया जो बेंजीन के साथ, यानी कि एक तरह से टोलुइन हमने लिया, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप की जो पीक है वो 2.2 से 2.5, यानी इनके सापेक्ष वो एक तरह से डाउन फील्ड पर है। एल्काइन का मैंने आपको कहा था अप फील्ड पर आती है, तो ये 2 से 3 की ओर एल्काइन प्रोटॉन की। एल्कीन और बेंजीन प्रोटॉन हमने कहा था, जब पिछले में हमने लिया था उसमें हमने कहा था डाउन फील्ड पर आती है, तो ये हम देख रहे हैं 4.6 से 5, 6 से 8.5 तक इन दोनों की पीक आई है। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया जिसमें हमने लिया ईथर, ये लिया हमने एल्कोहल और ये भी एल्कोहल, और यहाँ फिनॉल हमने लिया। तो हम ईथर की जब बात करते हैं इसके ईथर में, तो ईथर में ये जो प्रोटॉन है, चूँकि ये प्रोटॉन जब आप ऑक्सीजन के सापेक्ष देखेंगे तो ऑक्सीजन के सापेक्ष ये इस प्रकार से हुआ OCH, यानी इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट, या हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो CH जो बॉन्ड का CH जो प्रोटॉन है उसकी पीक डाउन फील्ड पर आ गई। इसी तरह से इसकी भी जो पीक आई वो 3.3 से 4 पर आई। सेम यही कंडीशन ईथर वाली इस एल्कोहल के अंदर भी, इस वाले प्रोटॉन की, इसकी नहीं, इसकी तो हमने बाद में लिखी है। अब ये एल्कोहल की, ये रहा एल्कोहल की, इस एल्कोहल की पीक जो इस ऑक्सीजन के कारण, चूंकि यहाँ तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में एक कार्बन आ गया था, यानी 2 बॉन्ड आ गए थे, यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्ट ही एल्कोहल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एल्कोहल के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट पड़ा और ये पीक 5.5 ppm तक शिफ्ट हो गई। यहाँ हमने फिनॉल का लिया, तो ये फिनॉल का माइनस आई इफेक्ट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 12 ppm तक इसकी पीक आती है, इस प्रोटॉन की पीक 12 ppm तक आती है। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने एल्डिहाइड का और एसिड का। एल्डिहाइड में और एसिड में हम दोनों में देख रहे हैं कि ये पीक जो आ रही है 9 से 10 और 10.5 से 12 तक। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन दोनों के कारण, इस दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये जो प्रोटॉन है उसकी पीक 12 ppm तक सरक गई, और लास्ट में आ गया इनोलिक प्रोटॉन की, जिसकी 15 से 17 ppm तक पीक प्राप्त हुई। अब अभी तक हमने बता दिया था आपको नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा बता दिया था पोजीशन ऑफ सिग्नल, जिसमें हमने कुछ प्रोटॉन की पोजीशन को बताया है। अब यहाँ हम ले रहे हैं थर्ड टॉपिक जो आ गया, वो है सिग्नल की तीव्रता, या हम कहेंगे पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन गिविंग राइज टू सिग्नल, यानी ये एक कार्बन पर कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं ये उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे हमने लिया, मान लो ये इथाइल क्लोराइड का, अब हमने कहा यहाँ पर चूँकि हमें ये तो पता ही है इसमें कितने टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो यहाँ 2 टाइप के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, एक A टाइप का और एक B टाइप का। तो इसका मतलब हमको सिग्नल कितने प्राप्त होंगे, यहाँ पर 2 सिग्नल प्राप्त होंगे। ये तो हमने कहा नंबर ऑफ सिग्नल की बात करें। दूसरा हमने कहा पोजीशन ऑफ सिग्नल। पोजीशन ऑफ सिग्नल में चूंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ, यानी मिथाइलिन ग्रुप के साथ, तो इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो पीक होगी, इस प्रोटॉन की पीक यानी A की, वो कहाँ पर आएगी, डाउन फील्ड पर। किसके सापेक्ष, इस मिथाइल ग्रुप की, यानी मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है उसके सापेक्ष, यानी ये B जो है उसकी पीक कहाँ पर होगी, इसके सापेक्ष अप फील्ड पर आएगी।
यानी अगर मैं मान लो पीक इस तरह से मैं बताता हूँ इनका, तो ये हमने लिया जैसे TMS की ली, और ए हमने क्या कहा डाउन फील्ड पर, यानी ये ए की हो गई पीक, या यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, और यहाँ हमने कह दिया बी। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि बी जो है वो 3 प्रोटॉन के कारण है, और 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन ज़्यादा एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन की तुलना में, अतः जो बी की जो पीक होगी उसकी इंटेंसिटी ए की तुलना में ज़्यादा होगी, बी की इंटेंसिटी ए की तुलना में ज़्यादा होगी। TMS से तो कम होगी, क्योंकि TMS में तो 12 प्रोटॉन के कारण होती है। अब इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ लिया हमने ये असिमेट्रिक ईथर लिया, इसमें ये 9 प्रोटॉन है बी वाले, और यहाँ पर ए जो हो गए वो 3 प्रोटॉन है। तो अब यहाँ आपस में ये इसकी 2, यानी हमें भी यहाँ पर भी 2 पीक प्राप्त होगी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा डाउनफील्ड पर होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस मिथाइल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप के बीच में ये कार्बन आ गया। तो डाउनफील्ड पर हमको कौन सा प्राप्त होगा, डाउनफील्ड पर हमको ए की पीक प्राप्त होगी, और अपफील्ड पर हमको किसकी पीक प्राप्त होगी, बी की, ये TMS की हो गई। तो अब बी की पीक चूंकि नो एच के कारण है, यानी ये 9 प्रोटॉन के कारण है, जबकि ये किसके कारण है, 3 प्रोटॉन के कारण, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी इसकी तुलना में लगभग 3 गुनी होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब एक अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों को पहले मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब एक अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, C11H16। मान लो हमको पीक इंटेंसिटी का रेशियो मिला A, B और C, जो हमने ये C11H16 हमें कंपाउंड नहीं पता, अननोन कंपाउंड, तो हमने कहा A, B, C की जो पीक की तीव्रता है उसका रेशियो है 8.8, 2.9 एंड 3.8। अब इसके इस पीक इंटेंसिटी के जो है पीक एरिया अगर हमें दिया गया हो, तो उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये यहाँ पर कितने तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो पहले तो हमें ये पता लगी गया कि 3 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, लेकिन अब वो 3 तरह के इक्विवेलेंट तो है, लेकिन वो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यानी इक्विवेलेंट प्रोटॉन है कितने। यानी कि जैसे अगर हमने यहाँ कहा तो 3 इक्विवेलेंट, 2 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, यहाँ 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो यहाँ हमें ये तो पता लग गया 3 तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, लेकिन वो कितने कितने हैं वो हम इसके आधार पर देखेंगे। और सबसे पहले हम इनको कम जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे इनका, और चूंकि इस फॉर्मूले में हमें दिया है 16 प्रोटॉन, तो 16H में इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिला 1.03H, 1.03 प्रोटॉन। अब 1.03 की हम इससे 8.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी प्रकार 1.03 का हम 2.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1.03 का हम 3.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिला 9, 3 और 4। तो यानी इसके पास 9, ये ए जो है वो 9 इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कारण है, यानी 9H के कारण है। बी की जो पीक है वो 3H के कारण है, और सी की जो पीक है वो 4H के कारण है। तो अब उसके आधार पर एक हमने प्रोबेबल स्ट्रक्चर ये बनाई। अब अगर हमें मान लो इसके साथ केमिकल शिफ्ट दिया होता तो हम कंफर्म इस स्ट्रक्चर को कह सकते थे, लेकिन फिर भी यही स्ट्रक्चर बनती है, और पॉसिबिलिटी करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ पीक चेंज हो जाएगी। अगर मान लो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो चार तरह के मिथाइल इस तरह से जोड़ देते कि एक मिथाइल इधर कर दिया, एक हमने इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, और पैरा पे कर दिया, तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 ही हुए। चलो हमने यहाँ पर CH2 CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, तो नंबर ऑफ पीक चेंज हो जाएगी और सब कुछ ही चेंज हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आगे एग्जाम्पल हम एप्लीकेशन लेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ डिफरेंट तरह की पीक हमें प्राप्त होगी। अब ये होता है कि जो हमें इंस्ट्रूमेंट से तो पीक मिलती है वो तो हम मेगाहर्ट्ज़ या हर्ट्ज़ में हम लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है, पीक जो हमें मिल रही है हम उसको हर्ट्ज़ में ले रहे हैं, तो हम उसको ppm में किस प्रकार से निकालते हैं, एक हमने फार्मूला दिया है, डेल्टा बराबर ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज़ अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको मेगाहर्ट्ज़ में कहेंगे, और ये 10 की मल्टीप्लाई करा उसको 10 की पावर 6 ppm से। अब सपोज अगर हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट है 60 हर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 60 मेगाहर्ट्ज़, तो हम क्या करेंगे 60 हर्ट्ज़ अपॉन 60 मेगाहर्ट्ज़ इंटू 10⁶, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब हो गया 60 इंटू 10⁶ हर्ट्ज़ हो गया, तो हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ कट गया, और यहाँ पर 10⁶ से 10⁶ 60 से 60, तो ये हमको 1 ppm में पीक जो पीक की जो पोजीशन है वो 1 ppm हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हम जो ppm में शिफ्ट को हम दर्शाते हैं।
अब यहाँ तो हमने अभी लिया है ये रासायनिक शिफ्ट के कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद सिग्नल की तीव्रता। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो लेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि जो पीक है क्या वास्तव में जो नंबर ऑफ पीक है वो उतनी ही प्राप्त होती है या उन पीक की स्प्लिटिंग प्राप्त होती है, यानी कि जो जैसे हमने CS3 CS2 Cl लिया तो हमें 2 पीक ही प्राप्त होती है, या वो जो पीक होती है वो अपने पड़ोसी प्रोटॉन से किस प्रकार से स्प्लिट हो जाती है, वो उसकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।